47 से 1777 तक राजगद्दी पर रहा। दीपचंद 1747 से 1777 राजगद्दी पर बैठा। फिर आपने कल की कहानी में सिर्फ क्या कहा था कि ये वहां गए थे पानीपत के तृतीय युद्ध में। आप कल वाली कहानी पहले स्टोरी आप लिख लो, दीपचंद के शासनकाल में क्या हुआ। सबसे पहला पॉइंट, दीपचंद का संरक्षक, दीपचंद का जो संरक्षक था गार्डजन, उसका नाम क्या था? शिवदेव जोशी। शिवदेव जोशी जो है वो दीपचंद का संरक्षक था या फिर गार्डजन था। अगले पॉइंट पे आप लिखना 1761 में इसका संरक्षक शिवदेव जोशी था। 1761 में 1761 में 1761 ईस्वी में दीपचंद की सेना ने पानीपत के तृतीय युद्ध में प्रतिभाग किया। दीपचंद की सेना ने पानीपत के तृतीय युद्ध में प्रतिभाग किया। 1761 में दीपचंद की सेना ने पानीपत के तृतीय युद्ध में प्रतिभाग किया और उस सेना का सेनापति कौन था? हरिराम जोशी। सेनापति का नाम हरिराम जोशी था। पानीपत के तृतीय युद्ध में जो कुमाऊनी सेना, जो चंद वंश की सेना पहुंची थी, उस सेना के सेनापति का नाम हरिराम जोशी था। ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध में। ठीक है, ब्रैकेट लगा करके लेना, रहमत खां की सहायता के लिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में चंद सेना किसकी सहायता के लिए गई? रहमत खां की सहायता के लिए। रहमत खां की सहायता के लिए पानीपत के तृतीय युद्ध में किस चंद राजा की सेना ने प्रतिभाग किया था? दीपचंद की सेना ने। फिर इसकी मृत्यु हो गई थी शिवदेव जोशी की। अगले पॉइंट पे आऊं, शिवदेव जोशी की मृत्यु के पश्चात दीपचंद ने हर्षदेव जोशी को अपना दीवान नियुक्त किया, वजीर नियुक्त किया। शिवदेव जोशी की मृत्यु के पश्चात दीपचंद ने हर्षदेव जोशी को अपना वजीर या दीवान नियुक्त किया। अपना वजीर या दीवान नियुक्त किया। तब दीपचंद का वजीर कौन बन गया था? हर्षदेव जोशी। फिर आपको एक कहानी याद है, मैंने आपको कहानी बताई थी जब हम परमार वंश पढ़ रहे थे कि दीपचंद की एक पत्नी थी, उसका नाम था श्रृंगार मंजरी। और श्रृंगार मंजरी ने दीपचंद पर इस बात के लिए प्रेशर डाला था कि मोहन सिंह रौतेला, ये एक आदमी हुआ मोहन सिंह रौतेला। श्रृंगार मंजरी किसकी पत्नी थी? दीपचंद की। और दीपचंद की पत्नी श्रृंगार मंजरी ने दीपचंद पर इस बात को लेकर के बहुत प्रेशर डाला कि मोहन सिंह रौतेला को बख्शी बना दो। बख्शी मतलब सेनापति बना दो। एक दिन दीपचंद ने श्रृंगार मंजरी की बात मान ली। जब दीपचंद ने श्रृंगार मंजरी की बात मानी तो उसने मोहन सिंह रौतेला को बनाया बख्शी। बख्शी मतलब होता है सेनापति चंदों में। और जैसे ही मोहन सिंह रौतेला बख्शी बना तो उसने सबसे पहले श्रृंगार मंजरी की हत्या करी। उसके बाद उसने दीपचंद और हर्षदेव जोशी को जेल में डाल दिया। इन दोनों को जब जेल में डाला गया तो वहीं जेल में दीपचंद की मृत्यु हो गई और चंद वंश का राजा मारा गया, दीपचंद। अगर आप वास्तव में देखो तो चंद वंश का लास्ट राजा वास्तविक रूप से दीपचंद है, क्योंकि दीपचंद के बाद जो भी चंदों का राजा बना वो चंद नहीं था। तो दीपचंद तो मर गया जेल में। हर्षदेव जोशी जेल में था। हर्षदेव जोशी चालू टाइप का था, चाणक्य टाइप का था। तो इसने अपनी मदद के लिए किसको बुलाया था? गढ़वाल के राजा ललित शाह। पढ़ा था परमारों में कि जब ये जेल में कैद हो गया हर्षदेव जोशी, तो इसने अपनी मदद के लिए गढ़वाल के राजा ललित शाह को बुला दिया। पर जितने समय ये जेल में रहा उतने समय तक कुमाऊं में चंद वंश का राजा कौन था? मोहन सिंह रौतेला। तो उसको नाम मोहन चंद कह देते हैं। फिर हर्षदेव जोशी ने जब चिट्ठी लिखी गढ़वाल राज्य में और उसने गढ़वाल राज्य से राजा ललित शाह को बुलाया, तो ललित शाह अपने बेटे प्रद्युम्न शाह के साथ गया था। याद आई कहानी? तो ललित शाह जब अपने बेटे के साथ गया तो ललित शाह ने मोहन चंद को पराजित कर दिया और ललित शाह का बेटा प्रद्युम्न शाह कुमाऊं की गद्दी पर बैठ गया। तो अब कुछ नहीं है, मतलब ये तो लास्ट है, मतलब पिक्चर का लास्ट 5 मिनट हरदंग फरदंग आगे पीछे है ना। तो आपके पास दीपचंद आए। दीपचंद का सेनापति आपने क्या लिखा? हर्षदेव जोशी।
नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, मोहन सिंह रौतेला ने दीपचंद तथा हर्षदेव जोशी को कैद किया। दीपचंद तथा हर्षदेव जोशी को कैद किया, जेल में डाल दिया। दीपचंद तथा हर्षदेव जोशी को कैद कर दिया। और फिर राजा कौन बना दीपचंद के बाद? ये लो, दीपचंद के बाद चंद वंश का राजा बना मोहन चंद। 1777 ईस्वी से 1779 तक, 1777 से 1779 तक चंद वंश का राजा मोहन चंद को बनाया गया। दीपचंद के बाद चंद वंश की गद्दी पर जो राजा बैठा उसका नाम था मोहन चंद। 1777 से 1779। इसके टाइम पे क्या हुआ, आगे पॉइंट देखना। हर्षदेव जोशी ने गढ़वाल के राजा ललित शाह से, हर्षदेव जोशी ने गढ़वाल के राजा ललित शाह को पत्र लिखकर मदद मांगी। गढ़वाल के राजा ललित शाह को पत्र लिखकर सहायता मांगी। तब क्या किया गढ़वाल के राजा ने? क्या किया बोलो? सेना लेकर के गया और कुमाऊं पर आक्रमण किया और लड़ाई हुई। तो लड़ाई का नाम क्या था? तो बगवाली पोखर का युद्ध। तब अगले पॉइंट पे हो, तब 1779 में बगवाली पोखर का युद्ध हुआ। बगवाली पोखर का युद्ध 1779 में किस किस के बीच हुआ है ये युद्ध? ये युद्ध हुआ सर मोहन चंद और ललित शाह के बीच में। इस युद्ध में कौन साहब जीत गया? ललित शाह जीत गया। इस युद्ध में लड़ाई ललित शाह ने जीत ली। और जब लड़ाई ललित शाह ने जीत ली तो उसने किसको राजा बनाया? अपने बेटे को। और उसके बेटे का नाम क्या था? प्रद्युमन शाह। नहीं लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे? प्रद्युमन चंद। तो अब चंद वंश की राजगद्दी पर प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद नाम से बैठा दिया गया 1779 से लेकर 1786 तक। अगला राजा कुमाऊं का कौन बना? तो फिर आंसर होगा प्रद्युमन चंद। प्रद्युमन चंद के शासनकाल की खास बात क्या हुआ? प्रद्युमन चंद के शासनकाल में आपको थोड़ा बहुत याद हो, हर्षदेव जोशी ने गढ़वाल को लूटा, जोशियाणा कांड हुआ। बाकी वो शासन अपना चला रहा था प्रद्युमन चंद कुमाऊं के अंदर 79 से 86। प्रद्युमन चंद को क्यों याद रखते हैं? ये अकेला आदमी है जो गढ़वाल का भी राजा बना और कुमाऊं का भी राजा बना, है ना? तो ये तो आप दिमाग में याद रख सकते हो कि अकेला शासक है जो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह का शासक बना। 1786 में 1786 में क्या हुआ था? इस समय जो गढ़वाल का राजा था जयकृति शाह, वो मर गया था। जो इस समय गढ़वाल का राजा था जयकृति शाह, वो मर गया। तो जयकृति शाह के मरने के कारण प्रद्युमन चंद ने कुमाऊं की राजगद्दी छोड़ दी। अब वो कहां का राजा बन गया? गढ़वाल। तो प्रद्युमन चंद कुमाऊं का राजा कब से कब तक रहा? 79 से 86। गढ़वाल का राजा कब से बना? इसके तुरंत बाद वो कहां का राजा बन गया? गढ़वाल का, 86 से 1804। तो उसके भाई जयकृति शाह के मरने के कारण प्रद्युमन चंद को कुमाऊं की गद्दी छोड़नी पड़ी और भाग के गढ़वाल आ गया। अब वो गढ़वाल का राजा बन गया। तो ऐसे में क्या हुआ? कुमाऊं की गद्दी खाली हो गई। और जब कुमाऊं की गद्दी खाली हुई तो इस बात का फायदा मोहन सिंह रौतेला ने उठाया और मोहन सिंह रौतेला वापिस आया और फिर से कुमाऊं का राजा बन गया। तो प्रद्युमन चंद के बाद फिर से कुमाऊं का राजा कौन बना? मोहन चंद बना। ये देखो, पहले भी राजा कौन था? मोहन चंद। अब फिर मोहन चंद को हरा दिया था ललित शाह ने, तो उसने अपने बेटे को बना दिया। पर उसका बेटा तो गढ़वाल का राजा बन गया 1786 में। तो कुमाऊं की गद्दी खाली हो गई। अब कुमाऊं की गद्दी खाली हुई तो वापिस उस गद्दी पर मोहन चंद बैठ गया 1786 में। और 1786 से लेकर 1788 तक फिर से कुमाऊं का राजा कौन बना? मोहन चंद वापिस से कुमाऊं का राजा बना। एक लाइन में लिख लो, चंद वंश का राजा 2 बार एक ही आदमी बना है। 2 बार चंद वंश की गद्दी पर बैठने वाला शासक मोहन चंद। चंदों की गद्दी पर 2 बार कौन शासक बैठा? तो मोहन चंद। मोहन चंद एकमात्र शासक है जो 2 बार चंद वंश का राजा बना। मोहन चंद चंद वंश का शासक बनने वाला 2 बार बनने वाला। 2 बार कौन बना? तो मोहन चंद बना। फिर 1788 में
हर्षदेव जोशी गढ़वाल की सेना लेकर के आया और हर्षदेव जोशी ने गढ़वाल से सेना लाके मोहनचंद को मार दिया। जब मोहनचंद मारा गया तो फिर कुमाऊं का राजा किसे बनाए? हर्षदेव जोशी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो दिहाड़ी पे ले आए एक आदमी को। क्या नाम था उसका? शिवचंद, कि भाई बन जा फिलहाल के लिए। 1788 में शिवचंद नाम के एक आदमी को कुमाऊं का राजा बना दिया, जबकि कोई चंद नहीं है। चंद गए दीपचंद के बाद, नाम के आगे मेरा लगा दो चंद, मैं राजा बन जाऊंगा, मैं भी अपना चंद लगा दूंगा। ये चंद वंश के नहीं है। मोहनचंद, प्रद्युमन चंद, मोहनचंद, शिवचंद सब ऐसे ही है। चंद वंश का वास्तव में आप देखोगे तो लास्ट राजा तो वो हो चुका था। फिर मोहनचंद के बाद प्रद्युमन चंद, फिर से आया मोहनचंद, फिर कौन आया? शिवचंद। अब शिवचंद को हराया किसने? मोहनचंद के लड़के ने। और मोहनचंद के लड़के ने शिवचंद को हरा करके अब वो खुद गद्दी पर बैठ गया। उसका नाम क्या था? महेंद्र चंद। और वो 1788 से 1790 तक फिर चंद वंश की राजगद्दी पर बैठा रहा। ठीक है, 1788 से 1790 फिर महेंद्र चंद चंद वंश की गद्दी पर बैठा। ठीक है, महेंद्र चंद फिर चंदों की गद्दी पर बैठा। अब कहानी आगे गोरखा काल में यहीं से शुरू करेंगे हम, पर तब तक समझो। अब महेंद्र चंद के शासन काल में हर्षदेव जोशी मदद मांगने पहुंच गया नेपाल, और उसने नेपाल से गोरखा शासकों को बुलाया। गोरखा आए, उन्होंने महेंद्र चंद की मतलब पराजित किया, और इसके बाद 1790 के बाद कुमाऊं पर किसका शासन? गोरखा का। तो वो तो एक अलग यूनिट हो गई। ठीक है, तो चंद वंश में अगर आप देखो तो दीपचंद के बाद वास्तविक रूप से चंद वंश के वास्तविक शासक नहीं होते। उसके बाद के जो शासक है वो वास्तविक शासक नहीं है। और लास्ट राजा चंद वंश का किसको मान लिया जाता है? महेंद्र चंद को हम ये मानते हैं कि यह चंद वंश का अंतिम शासक था, लास्ट राजा था, जिसका नाम था महेंद्र चंद। तो ये चंदों की पूरी व्यवस्था। अगर परमार और चंदों को आप आपस में कंपेयर करें तो एक बार आप परमार वंश या चंद वंश कोई सा एक वंश पढ़ ले। जनरली परमार अगर आप पहले पढ़ ले तो फिर चंदों में दिक्कत नहीं आती है, बहुत कठिन नहीं है इनकी व्यवस्थाएं। ठीक है, तो ये कहानी किसके बारे में? चंदों के बारे में। अब इन चंदों के बारे में अगला आप टॉपिक डालो, चंद वंश का प्रशासन। अब इनका प्रशासन पढ़ो। जैसे परमार वंश के राजाओं का प्रशासन था, ठीक वैसे ही चंद वंश के राजाओं का प्रशासन, ये आप टॉपिक डालो। चंद वंश के जो राजा हुए, इनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी थी? चंद वंश के राजाओं की प्रशासनिक व्यवस्था, इनका प्रशासन कैसा था? चंद वंश के राजाओं का प्रशासन कैसे था? ठीक है, अब इनका प्रशासन आपको एक बार समझना है। चलो, इनका प्रशासन परमारों की तरह नहीं था, थोड़ा सा अलग। एक बात, सबसे पहली बात कि जो चंद वंश है, इन चंद वंश के राजाओं के प्रशासन में भी सबसे पहली बात हमें क्या देखने को मिलती है? वंशानुगत शासन व्यवस्था। ठीक है, यहां पर भी जो शासन व्यवस्था थी वो वंशानुगत थी। वंशानुगत शासन व्यवस्था का अर्थ है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, राजा का बेटा, ये यहां भी था, वो वहां भी था। लेकिन गढ़वाल की तरह यहां पर ऐसे सिस्टम नहीं थे जैसे दैवीय शक्ति सिद्धांत, कि राजा को देवता मान लेना, ना जी ना। यहां तो राजा को मार भी देंगे, है ना, ऐसा सिस्टम नहीं था। तो इनके प्रशासन में अगर आप परमारों से कंपेयर करोगे तो क्या बात अलग है कि परमार वंश के राजाओं की तरह इनके पास दैवीय शक्ति सिद्धांत नहीं था, या फिर परमारों की तुलना में चंदों का साहित्य थोड़ा सा कम है। स्थापत्य कला अच्छी है, बिल्डिंग खूब बनाई है उन्होंने, पर उनका जो साहित्य वाला क्षेत्र है वो क्षेत्र थोड़ा सा कम है। तो अब इनका प्रशासन कैसे काम करता था, कैसे इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाई थी, उसको आप एक बार समझो। चलो बनाओ। सबसे पहले चंद वंश का जो प्रशासन था, यहां पर प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई को कहते थे देश। चंद वंश में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहा जाता था? तो आप कहेंगे देश। देश से भी बड़ी एक प्रशासनिक इकाई बनाना, उसे कहते थे मंडल। देश से भी बड़ी प्रशासनिक इकाई एक था मंडल, मंडल के नीचे देश। अब इसको पहले समझो आप, इसका मतलब क्या है। जैसे चंद वंश के जो राजा थे वो कहां पर राज करते थे? अच्छा, आज मैं तो सुबह सुबह क्लास पढ़ाने उधर गया, धर्मपुर वाली क्लास में 7 बजे, और वहां पे कल शाम को उन्होंने एसी लगवाया। तो कहां लगा रखा एसी? बिल्कुल बोर्ड के पीछे, ऐसा जहां मास्टर खड़ा होता है ना, उसके ठीक पीछे। और वहां पे हमारा इंस्टीट्यूट सबसे ग्राउंड फ्लोर में है। ग्राउंड फ्लोर में ज्यादा एसी की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी हवा आई ना भाई, मजा आ गई। तो होता ही नहीं था, ऐसा पीछे लगा है एसी। अब मैं बहुत बार कोशिश कर रहा, वहां जा रहा, अब वो उधर ही घूम रहा कई बार।
कभी इधर आ रहा और पीछे से हवा आती रही। तो मतलब जो एटमोस्फियर था वो सुखद था, अच्छा था, मतलब ना गर्मी वाला नहीं था। जैसे कल तक वहां एसी था नहीं, अब कल तक एसी नहीं था तो सफोकेशन हो रही है, गर्मी हो रही है, तो उसको पढ़ा दे रहे। आज पीछे से एसी लगा हुआ था, तो हुआ क्या कि मैं 15 मिनट ही क्लास पढ़ा पाया, उसके बाद मेरे को लग गई नींद आ गई ना, एसी की ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और उसके बाद मुझे नींद आ गई। और नींद भी ऐसी तैसी नहीं, खतरनाक वाली। मतलब क्लास तो चलाई थी हमने बाकी ना, पर मुझे ये पता ही नहीं चला कि अगले 45 मिनट में बोल क्या रहा था, चल रहा था, मतलब ये है वो भी चल रहे। अच्छा मजे की बात ये है कि उनको भी नींद आ गई, ज्यादा बच्चे हैं नहीं अभी, वो सब आगे आगे बैठे हुए थे, उनको भी मजेदार नींद आ गई, तो पूरी क्लास सोई हुई थी। अब वो नींद ना खत्म ही नहीं हो रही भाई, वो जो नींद वहां आई वो खत्म ही नहीं हो रही। तो उससे एक सीख तो मैंने ले ली, जीवन के लिए एक सीख मैंने ले ली कि जैसे आप तैयारी वाले हो ना, तो बहुत सुखद माहौल में मत बैठो। हाँ, बहुत सुखद माहौल में बैठोगे तो फिर भैया तैयारी थोड़ा सा कम होगी, है ना। जैसे आपके रूम में बढ़िया एसी वेसी की व्यवस्था है, तो फिर तो आजकल मौसम ही ऐसा, फिर पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है ना। हाँ, तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ बढ़िया से। और मैंने ये माना है कि कल मैं बंद करूंगा उसको सुबह, है ना। थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो ऐसे बैठ जाएंगे तो बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि आज पूरा दिन ही लगभग उस नींद से बाहर नहीं आएगा। ऐसा नहीं सबकॉन्शियस माइंड वाली नींद, बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, चले जा रहा है, वही याद आ रही मुझे, अभी भी वही याद आ रही, यार कितना बढ़िया था वहां पे, है ना, बढ़िया से था और ठीक चल रहा था बढ़िया। तो थोड़ा जैसे जून का महीना है, जिन बच्चों के आबकारी वाले पेपर है, आबकारी का पेपर जिनका है, वो थोड़ा सा क्रिटिकल माहौल में रहो, गर्मी में बैठो, पसीना निकालो थोड़ा, तो थोड़ा सा पढ़ने का मूड आपका ठीक ठाक अगर बन जाएगा। और 1 तारीख को मैंने वो भेजा था, तुमको भी भेजा मैंने, प्रैक्टिस सेट के बैच का बैनर भेज दिया था। हाँ, तो वो 1 तारीख को 10:30 बजे से स्टार्ट करेगा। वो 10:30 होता है, 11 होता है, डिपेंड करता है, आपकी क्लास भी रहती है वैसे ना। तो 10:30 बजे या फिर 11 बजे से वो क्लास आपका वो पेपर आपका स्टार्ट होगा। तब तक तुम्हारे पास बच रहे हैं 2-3 दिन, तो अगले 2-3 दिनों में तब तक आप अपना तैयारी जो है उसको बढ़ाते रहो। जैसे आपके अपने खुद के नोट्स हैं, उनको पढ़ो, जिनके आबकारी और प्रवर्तन सिपाही वाले पेपर है। कितनी कैटेगरी के आप बच्चे होंगे? 3 कैटेगरी के। मैं तीनों कैटेगरी के बारे में एक लाइन बोल देता हूं, आबकारी और प्रवर्तन सिपाही। अगर आपका पेपर है आबकारी और प्रवर्तन का, तो इसमें पहली कैटेगरी का बच्चा वो होगा जिसकी तैयारी हो रखी है। मेरी तैयारी है और मेरा पेपर में लेवल लगभग 65 से 70 का है, कि मैं किसी भी पेपर में बैठता हूं तो मुझे 65-70 नंबर मिल जाते हैं। तो इसके लिए जरूरी नहीं है पेपर ना, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है। मैं बता दे रहा हूं एक बार कि अप्रोच क्या रहेगी। मतलब ये आदमी आए, अपना पेपर में गोला मारे और जाए, आप तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, आपका लेवल 65 से 70 का है ना, यह दिक्कत नहीं है। मेरा बहुत ज्यादा फोकस इस पे है भी नहीं। इसको एक मदद मिल सकती है कि इसको पर डे पेपर मिल रहा है, ये गोला मारे और घर जाए, बाकी रिवीजन इसका हो जाए। दूसरे नंबर पर आपका लेवल, आप उस लेवल के कि आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत ही, और भैया यार अब पेपर है तो क्या करें कि भाई मेरा जो लेवल है वो 40 से ऊपर है और 60 के बीच का है। मैं इस कैटेगरी का आदमी हूं, 40 से 60। भाई मैं पेपर देने जा रहा हूं, देखो समझो एक बात को, बढ़िया से दिमाग में बिठाना। 65 से 70 का मतलब पता है क्या है? ये कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं ये बच्चे, इन्हें पता है हो जाएगा यार, 1% चांस है, किस्मत खराब है तो बाहर होऊंगा। अब देख लो, मुझे ज्यादातर तुम यही वाले लग रहे कि हाँ मतलब जा रहा हूं पेपर देने, पर हे भगवान हो जाए, हे प्रभु मतलब देना हो जाए, भगवान हो जाए, मतलब ना 40 से 60 वाला बच्चा, इस वाले बच्चे के लिए सबसे सुटेबल है ये जो पेपर प्रैक्टिस वाले जो लास्ट मंथ का पोर्शन है, ये इसके लिए सबसे सुटेबल है कि फटाफट से 1 महीने के अंदर कैसे करके मैं रिकवरी करूं और वहां तक पहुंच जाऊं। इस वाले मतलब मेरा पर्टिकुलर फोकस इस पे रहता है, ये वाला। इसको ऊपर ले, इसको क्या है ऊपर ले जाए तो पहुंचा है ऊपर, तो इस पे नहीं फोकस करना। ये वाला, ये 40 से 60 मैं पेपर देने जा रहा हूं, यार होगा कि नहीं होगा मतलब पता नहीं, ठीक है पढ़ा भी है, थोड़ा बहुत आता भी है, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी आता है। तो ये वाले बच्चे बहुत, इनको सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट में, मतलब सबसे ज्यादा प्रॉफिट इनको है। और फिर तीसरा लेवल है बिलो 40, कि मतलब पेपर तो है मेरा, और पेपर मेरा इसलिए है क्योंकि मैंने दौड़ मार दी थी वहां। पेपर तो इसलिए है कि यार लंबी कूद और ऊंची कूद मारनी थी, हो गया वो। अब ये है कि भाई जी अब क्या करें। एक लड़के का 60 नंबर का फिजिकल है, वो अग्निवीर की तैयारी करता है, और वो मेरे पास अभी परसों आ रहा है, और उसने कहा सर मेरे 60 में 60 फिजिकल है लड़कों में। मेरा आबकारी का पेपर, उसमें पढ़ते क्या है बल, तो एक ही बात कर रहा हूं मैं ना। तो मैंने कहा पढ़ते क्या है, एक काम करो परीक्षा वाली लो, उसको पढ़ लो। तो उसने कहा मैं कोचिंग कर लो। अभी क्या कोचिंग करोगे, पढ़ लो कुछ भी। तो बिलो 40,
तो इनके पास दो ऑप्शन है। इनमें अगर आप बहुत शार्प माइंडेड है तो आप छलांग लगा के पहुंच भी सकते हैं, यहां हो सकता है कि आप छलांग लगा के यहां पहुंच जाए। तो इनके लिए इनका एक ही काम है, अगर आप बिलो 40 में है तो आप एक उद्देश्य से आए कोचिंग में कि अगले 30 दिनों तक जो कुछ क्लास के अंदर टेस्ट वेस्ट होगा ना, हे भगवान इसी में से कुछ टपक जाए बस। हे प्रभु 35-40 क्वेश्चन यहीं से टपक जाए कुछ, और बस मेरा काम बन जाए। आप नहीं ये दिमाग लगा सकते ना कि मेरे को खुद को टेस्ट करना है, ये करना है। तुम्हारा टेस्ट उस नहीं है, आपका हर किसी का अलग अलग मोटिव होना चाहिए ना। ये अपने को टेस्ट करने आए, मेरी तैयारी कितनी है, ये यहां पर कंटेंट उठाने आए। 40 से 60 के बीच फंसा रहता हूं और मैं कैसे अपने कंटेंट को इंप्रूव करके सिलेक्शन तक पहुंच लूं। और बिलो 40 ये इसलिए आए कि मिल जाए बस मेरे को। इसने पेन लाना, कॉपी लाना, लिखते रहो, क्या पता छप जाए, उसी को रटते रहो। लास्ट 1 महीना है, क्योंकि ना आबकारी और प्रवर्तन, क्योंकि आबकारी और प्रवर्तन सिपाही का जो पेपर है उसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा अनइवन रहने की संभावना ठीक ठाक है। लगभग मैंने जितना देखा है इसके अंदर, तो मुझे ये समझ में आया कि लड़कियों के सबके 58 और 60 है, सबके लगभग। 50 नंबर है किसी लड़की के फिजिकल में ना, लगभग सभी लड़कियों के फिजिकल में ऑलरेडी 60 के आसपास नंबर है। लड़कों में 60 नंबर बहुत कम के हैं, कठिन था फिजिकल तो बहुत कम के हैं। और जिनका फिजिकल बहुत अच्छा है उनका थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छा नहीं है। बहुत कुछ समीकरण लग रहे हैं इसके अंदर, कई सारे समीकरण हैं। जो बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, बहुत पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, वो भी पेपर देंगे। दिक्कत ये होगी यहाँ, जैसे अभी पुलिस का फॉर्म आ जाए तो पुलिस के फॉर्म में टॉपर बच्चा फॉर्म ही नहीं भरेगा, यहां उसने भरा है। क्यों? आबकारी एसआई का भी है उसमें पोस्ट, तो आबकारी एसआई के चक्कर में वो भी जा रहा है जो पढ़ने वाला है, जिसकी तैयारी बहुत टॉप पे है। चलो मिल जाए आबकारी एसआई। आबकारी एसआई के 14-15 पोस्ट है और टॉपर बच्चों की संख्या लगभग 300-400 है। तब दिक्कत ये भी है। अब दिक्कत यहां पर ये भी आ रही है कि टॉप 15 ने तो ले लिया आबकारी एसआई, लेकिन 16वां भी तो टॉपर ही होगा, 17वां भी टॉपर होगा, तो ये भी मेरिट में थोड़ा खेल करेंगे ये बच्चे। भाई 14-15 आबकारी एसआई की पेपर के लिए कितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं? फॉर्म तो सबने ही भरा है, उन्होंने फिजिकल दिया ही नहीं है, बस नाप छाप कराई आ गए। अब वो फॉर्म देगा तो निकलेंगे तो 14-15 ही ना। और उस 14-15 के बाद जो आगे के बच्चे होंगे, जैसे 16वां, 17वां, 18वां, वो भी तो टॉपर होंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं मेरिट पर प्रभाव डालेंगे। तो इसको आप बिल्कुल आसान भी मत समझ के चलो, बिल्कुल कठिन भी मत समझ के चलो। अनइवन है, कुछ भी हो सकता है, इधर से उधर क्या रणनीति इसके अंदर बनती है। पर फिलहाल आपके पास महीना बच रहा है एक, उस महीने एक के अंदर खूब लगा दो, मेहनत झोंक दो, उससे 2 रिजल्ट निकलेंगे। अगर आपने बहुत ईमानदारी से कर ली तैयारी और अभी तक आपकी तैयारी बढ़िया से हो रही है, तो या तो आपका सिलेक्शन होगा, या सिलेक्शन ना होगा तो आप तैयारी में उस दौर पे आ जाएंगे कि आप अगले पेपरों के लिए तैयार हो जाएंगे। 2 में से एक काम होगा, है ना। या तो आप तैयारी हो ही जाएगी, और या तो फिर दूसरा ये है कि भाई आप अगली आने वाली परीक्षाओं के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो बढ़िया से लगाओ, उसमें गणित लगाओ, अपनी रणनीति लगाओ। अगले 1-2 दिन है आपके पास, खूब बढ़िया से पढ़ाई करो। बिल्कुल एंट्री लेवल जो बच्चा है, जो इसने अभी अभी कोचिंग करी है और कोई पेपर नहीं है, वो नहीं पेपर में आना। बिल्कुल शुरू कहा जा रहा पेपर दे रहे, तो क्या हो पेपर है वो नहीं आना। ठीक है, उन्होंने नहीं प्रैक्टिस सेट के अंदर बैठना कि आप स्टार्टिंग के हैं, आपके कोई पेपर नहीं है और आप चाह रहे हैं कि मैं प्रैक्टिस सेट कर लो, आप बाद में कर लेना प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अभी तुम अपनी नॉर्मल पढ़ाई करते रहो। बाकी जिनके हैं पेपर है या कोई और इसके अलावा पेपर है, तो आप 1 महीने के लिए, हम ठीक 1 तारीख को पेपर स्टार्ट करेंगे, 29 को खत्म कर देंगे, 29 तारीख को खत्म हो जाएगा। ऐसा मत ये वो मत प्रैक्टिस सेट मत बनाना हो कि गुरुजी उसके बाद भी चलते रहे। बस 1 महीना, 1 महीने के अंदर जो आपका सिलेबस है उतने सिलेबस के पेपर और कहानी खत्म। ठीक है, उसके बाद आपकी रेगुलर क्लास चलती रहेगी, बस 1 ही महीने का ही। ठीक, चलो तो अब आओ चंदो के। हाँ, एक दिन कराते हैं उसको, एक दिन समझाते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरी पॉलिसी अलग रहती है कि आपको पढ़ना पड़ता है भाई। यहाँ पढ़ना पड़ता है। हमने अभी तक टोटल मिला के, कुल मिला के अपने पूरे जीवन काल में हमने यहाँ पर पेपर 2 ही बार करवाए, नहीं करवाते पेपर प्रैक्टिस सेट। वो वाला मैं उस चीज का थोड़ा विरोधी हूँ, प्रतिदिन पेपर होने का मैं विरोधी हूँ। हर दिन पेपर उसका तो मैं विरोधी हूँ। हाँ, पेपर है उसके ठीक 1 महीने पहले, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ना लास्ट 1 महीने में, लेकिन उसमें हमने 2 ही बार चलाए हैं पेपर। तो पहली बार जब हमने अजय के बैच में चलाया था तो बहुत बेस्ट और पॉजिटिव रिजल्ट मिला। क्लास में बैठने वाले लगभग 90% बच्चे सेलेक्ट हो गए। ठीक है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि मेरी वजह से, मेरी वजह का तो कोई रोल नहीं है, अच्छे बच्चे थे, निकल गए। फिर हमने सेकंड बार चलाया जब पुलिस का पेपर आया था, तो उस टाइम पे भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले। लगभग क्लास में बैठने वाले
50 से 60% बच्चे वो क्वालिफाई हो गए लास्ट 1 महीने वाला। बाकी नहीं, वो डेली वाला है नहीं पोर्शन, पर एक दिन वो समझ जाओगे आप धीरे धीरे करके स्ट्रेटेजी ना, कैसे आपको किस तरीके से चलना है। हमने आपको प्रैक्टिस पेपर करवाना है और आपने खुद से पढ़ना है, बस सिंपल है थ्योरी। कुल मिला के ये है मतलब कहानी की, जो आपको 30 तारीख को पेपर हो ना, कैसे करके उसको ज्यादा बढ़िया बनाया जा सके, जितना वो अभी हो सकता है उससे बेटर और उससे बेस्ट कैसे वो हो सकता है, ये है कुल मिला के कहानी। ठीक है, तो चलो उसको 10:30 बजे से, अगर 10:30 आपकी क्लास रहेगी तो फिर 11 बजे से वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कर लो इस बात में ना, जिन जिन बच्चों के आबकारी और प्रवर्तन वाले एग्जाम है ना, अब लगाओ खूब एड़ी चोटी का बल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो पेपर निकल जाए बहुत बढ़िया, नहीं निकलेगा तो कम से कम आप अगले पेपरों के लिए तैयार हो जाएंगे, तैयारी को थोड़ा सा एक जुनून मिल जाएगा। और इसके बाद में इन लोगों को कह रहा हूं, अगला प्रैक्टिस सेट जो ये स्टार्ट करें वो अगस्त में स्टार्ट करें, या हो सकता है जुलाई में कर दें। एसआई वालों का, जो एसआई के बच्चे होंगे आपकी क्लास में भी तो है एसआई वाले, हाँ, तो जिनका एसआई वाला एग्जाम होगा वो उसके लिए, उसमें ज्यादा चाहिए होगा आपको। प्रैक्टिस सेट की जो रोल है ना, वो इसकी तुलना में उसमें है कि कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करें, किस तरीके से। वो थोड़ा सा लेंथी है पेपर, तो मैं अभी से इनको बोल दे रहा हूं कि आप बना दो अभी से, एकदम नहीं बनेगा ना, 100 नंबर का पेपर तो है नहीं, वो 300 का है, तो ये 300 के बनाने स्टार्ट कर दे, वो फिर अगस्त के बाद जिनका एसआई वाला पेपर होगा। ठीक है, बाकी वो रेगुलर नहीं है, ये बैच रेगुलर नहीं है। 29 तारीख को इसमें लास्ट पेपर हो जाएगा और खत्म कहानी, उसके बाद नहीं है। ठीक है, एक ही महीने के लिए। चलो फिर आ जाओ आप, चंदों का जो प्रशासन है, इस चंदों के प्रशासन में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई मंडल, मंडल के नीचे इनके होता था देश। जैसे मान लो कि चंद वंश के राजा कुमाऊं पर शासन करते थे, तो जो पूरा का पूरा कुमाऊं राज्य है ना, वो उसको न तो राज्य कहते थे न देश कहते थे, उसको कहते थे मंडल। तो चंदों में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? मंडल। मंडल के नीचे क्या होते थे? देश। देश के नीचे चंदों में हुआ करता था परगना, ऐसे बने हुए थे। इनका जो पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है वो उन्होंने कैसे बनाई है कि सबसे बड़ा मंडल, मंडल के नीचे देश, देश के नीचे परगना, परगना के नीचे होती थी पट्टियां और पट्टी के नीचे होते थे गांव। ये चंदों का प्रशासन है। अब आपको परीक्षा में प्रश्न आए, चंद वंश के प्रशासन में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? क्या बोलोगे? गांव। और चंद वंश के प्रशासन में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई मंडल। यानी कि जैसे आज हमारे देश में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या है? देश। भारत क्या है? देश। उसमें है राज्य, राज्य के अंदर बने मंडल, मंडल में जिले, ऐसा प्रशासन। इनका कैसा था? ये अपने संपूर्ण राज्य को मंडल कहते थे और फिर एक मंडल को छोटे छोटे देशों में बांटा गया था। फिर उस देश में छोटे छोटे परगने थे, इन्हीं परगनों के अंदर कई सारी पट्टियां थी और पट्टियों के अंदर क्या आते थे? गांव। या उल्टा समझो, एक गांव है, बहुत सारे गांव मिलेंगे तो क्या बनेगी? पट्टी। कई सारे पट्टी मिलेंगे तो परगना, कई सारे परगना मिले तो एक देश, और कई सारे देश मिले तो उनका पूरा राज्य बन गया, उसे कहते थे मंडल। अब सुनो, चंद वंश के प्रशासन में मंडल, देश, परगना में कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, चंदों के प्रशासन में पट्टी को पट्टी नहीं कहते थे, गरखा कहते थे। प्रशासन में पट्टी को पट्टी नहीं कहा जाता था, पट्टी को ये लोग गरखा नाम से जानते थे, पट्टी को गरखा कहा जाता था। तो पहला एक टेक्निकल क्वेश्चन अगर आपके पास बनता है, चंद वंश के प्रशासन में पट्टी को किस नाम से जाना जाता, तो आप कहेंगे गरखा। अब देखो, सबसे बड़ा प्रशासन की इकाई क्या थी? मंडल। अब ये जो मंडल है ये होते थे दो प्रकार के, चंदों में मंडल होते थे दो प्रकार के। पहले प्रकार के मंडल को कहते थे बृहद मंडल। बृहद मंडल मतलब बड़ा मंडल, बृहद मंडल। दूसरे प्रकार के जो मंडल होते थे उन्हें कहते थे अधीनस्थ मंडल। चंद वंश के प्रशासन में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी मंडल, और मंडल दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक था बृहद मंडल जो बहुत बड़े बड़े मंडल होते थे, एक थे छोटे 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 मंडल। जैसे कुमाऊं में आपने नाम सुना हो 12 मंडल, तो 12 मंडल एक बहुत बड़ा मंडल था। ऐसे ही छोटे 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 मंडल भी बने होते थे। जो चंद वंश के प्रशासन में बड़े बड़े मंडल होते थे, बृहद मंडल होते थे, बृहद मंडलों का प्रशासक कौन होता था? राजा। बृहद मंडलों का हेड कौन होता था? राजा। पूरे मंडल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? राजा। जबकि अधीनस्थ मंडलों का जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा उसे कहते थे सामंत राजा या फिर मांडलिक राजा। सामंत राजा या फिर मांडलिक राजा उसे नाम दिया जाता था। सामंत राजा या मांडलिक राजा उसे नाम दिया जाता था। अब सुनो मेरी बात, अब आओ कहानी पे ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। क्या आपको याद है कि आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि कुमाऊं के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे राज्य थे, जैसे राजबुंगा, सोर, सीरा, अस्कोट, कई सारे राज्य थे। प्रत्येक राज्य का एक एक राजा हुआ करता था। पर मैंने कहा जब सोमचंद आया था
तो उस समय कुमाऊं के सभी राज्य डोटी राज्य के अधीन थे। तो जो डोटी है ना, सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? डोटी। तो जो डोटी है उसे कहते हैं बृहद मंडल। तो डोटी क्या था अपने आप में? एक बृहद मंडल, मतलब डोटी ही नहीं रहा। जब भारती चंद ने डोटी को हरा दिया तो फिर कुमाऊं सबसे बड़ा बृहद मंडल बन गया, राजभुंगा चंपावत। तो आप समझ रहे, बृहद मंडल। बृहद मंडल का मतलब होगा वो मंडल जहां का राजा सबसे बड़ा है, जिसको सब लोग टैक्स देते हैं। और उसके अंडर क्या आते थे? अधीनस्थ मंडल। जैसे सोर हमेशा एक अधीनस्थ मंडल रहा, या तो कभी वो डोटी के अंडर आता था या कभी वो चंपावत के अंडर आता था। जैसे सोर, सीरा, अस्कोट, ये क्या थे? अधीनस्थ मंडल। तो उनके जो राजा होते थे उनको क्या बोलते थे? सामंत राजा, या फिर उनको क्या बोलते? मांडलिक राजा, या उनको बोलते थे रजबार। रजबार भी उनके लिए एक शब्द प्रयोग में लाया जाता था। उन्हीं के लिए रजबार शब्द का भी प्रयोग किया जाता था। तो चंद वंश के प्रशासन में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते थे? मंडल। चंद वंश में मंडल कितने प्रकार के? 2। बृहद मंडलों का प्रशासक राजा, और अधीनस्थ मंडलों का, छोटे मंडलों, सामंत राजा या फिर रजबार उसे कहते थे। अब ये बन गया मंडल। अब मंडल बटा हुआ था देश में। देश तो सिंपल तरीके से 2 प्रकार के होते थे। एक को बोलते थे तल्ला देश और एक को बोलते थे मल्ला। मैंने उल्टा लिख दिया, तुम इसका उल्टा लिख देना। मल्ला मतलब ऊपर होता है, मल्ला मतलब ऊपर, तल्ला मतलब नीचे। तो देश को 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक को बोलते मल्ला देश, एक को बोलते तल्ला देश। ठीक है, मल्ला देश और तल्ला देश। देशों का प्रशासन साधारणतया राजकुमार संभालते थे। जैसे आपने पढ़ा होगा मौर्य वंश में कि जब राजा चंद्रगुप्त मौर्य है तो उस समय उसका बेटा बिंदुसार कहीं का राज्यपाल बना हुआ है। जब राजा बिंदुसार है तो उसका बेटा क्या नाम था? अशोक, वो कहीं का राज्यपाल बना हुआ है। तो ऐसे ही ये जो तल्ला और मल्ला देश है, इन तल्ला और मल्ला देशों के प्रशासक कौन होते थे? राजकुमार हुआ करते थे। और राजा अपनी मर्जी से राजकुमारों को यहां पर एडजस्ट कर देंगे कि भाई एक राजकुमार को तल्ला देश भेज दिया, एक राजकुमार को मल्ला देश भेज दिया। दोनों राजकुमारों ने में से जिसने प्रशासन बढ़िया चलाया उसको अगला राजा बना दिया। या नहीं है वो सिस्टम चंदों में कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, ना जी ना। अगर छोटा बेटा योग्य है तो उसको राजा बना देंगे। इसके बाद देश के अंदर छोटे छोटे बने हुए थे परगना। परगना मतलब होता है छोटा एरिया। जैसे आप मान लो यहां से और मान लो करणपुर से लेकर के और आपका प्रेमनगर या सुद्धोवाला तक का एरिया पैक कर दो और उसको एक परगना बना दिए। आप मान लो कि देहरादून है जैसे, तो देहरादून को एक परगना मान के चल सकते हो आप कि पूरा का पूरा उत्तराखंड एक राज्य है और उसमें देहरादून को परगना बना दिया। अब चंद वंश के समय सबसे अच्छा क्वेश्चन परगना से ही आएगा। परगना कितने प्रकार के होते थे? तब आपका आंसर होगा सर 2 प्रकार के। परगना भी 2 प्रकार के होते थे। कुछ परगना ऐसे थे जिनको मैं कह रहा हूं सैनिक शासित परगना, मतलब कुछ ऐसे परगना थे जहां पर शासन किसका होता था? सैनिकों का होता था। जबकि कुछ परगना ऐसे भी होते थे जहां सैनिकों का शासन ना होकर के वहीं का नागरिक जो है उन्हीं का शासन होता था। नागरिक शासित परगना। चंद वंश के समय परगना जो है वो 2 प्रकार के होते थे। एक होते थे सैनिक शासित और दूसरा कौन सा? नागरिक शासित। क्या मतलब है? जैसे आप अपनी क्लास को अभी परगना मानो, मैं हूं राजा, मैं आपकी क्लास में आया और मैंने आपकी परगना, आपका क्लास क्या है? परगना। मैंने कहा कि आपका शासक कौन है, तो मैंने मान लो डिसाइड कर दिया कि आपका शासक पोदियाल सर है। तब पोदियाल सर क्या हो गया? फिर एक सैनिक है मैंने एक हिसाब से ना, तो एक सैनिक को मैं अपने साथ लाऊंगा और उसको आपका हेड बना दूंगा। तो ऐसे परगना क्या होते? या फिर दूसरा तरीका, मैं आपकी क्लास में आया और मैंने आपकी क्लास में से ही किसी एक आदमी को आपका हेड बना दिया। इसके लिए मैंने आपसे पूछा कि बताओ तुम्हारी क्लास का हेड कौन होगा, और तुमने कहा कि ये भुला होगा, तो उसको भुला को बना दिया। समझ गए? एक परगना वो है जहां नागरिकों का शासन होता था और एक परगना वो है जहां पर राजा अपने आप से सैनिक अपॉइंट कर देता था, तो वहां सैनिकों का शासन होता था। तो अच्छा परगना कौन सा होता होगा? सैनिक वाला या नागरिक वाला? नागरिक वाला ना। आप खुद अपना हेड चुन लो। सुनो, अब सैनिक शासित परगनों का मुखिया कहलाता था बख्शी। सैनिक शासित परगनों का मुखिया क्या कहलाएगा? बख्शी। और नागरिक शासित परगना का मुखिया कहलाएगा सीरदार। सिरदार। जो नागरिक शासित परगना है उनका मुखिया सीरदार कहलाएगा। सीरदार। फिर बोलो परगना के नीचे क्या है? पट्टी। पट्टी को क्या कहते थे? गरखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पट्टी को परगना, पट्टी को क्या बोलते थे? गरखा। प्रत्येक पट्टी का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था या पट्टियों का जो प्रशासक होता था, कहां की बात कर रहे हैं हम? चंद की, हां, परमार की नहीं। ये छोटी का उदाहरण दिया था हमने परमारों में। परमारों में तुम्हारी कास्ट क्या है? नेगी। तो परमारों में ये क्षत्रिय दल के नेता है। अगर ये गढ़वाल के हैं तो गढ़वाल में नेगी का मतलब क्या? क्षत्रिय दल का नेता। पर चंदों में, जब चंद की बात कर रहे हैं तो चंदों में पट्टियों का सबसे बड़ा प्रशासक कहलाता था नेगी। पट्टियों का सबसे हेड। ध्यान रखना है कहां का प्रश्न है, चंद का कि परमार का। चंदों में नेगी का मतलब क्या है? पटवारी, मतलब एक हिसाब से पट्टी का हेड कौन है? पट्टी का हेड नेगी। तो चंदों में नेगी का मतलब है पट्टी का मुखिया। परमारों में नेगी का मतलब शक्तिशाली, मतलब क्षत्रिय दल का नेता। जितने भी क्षत्रिय लोग रहते हैं किसी भी क्षेत्र में, और उस क्षेत्र के अंदर उन क्षत्रियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक पर्टिकुलर व्यक्ति, उसे कहते थे नेगी। एक बार समझ लो आप, चंदों में तो टफ नहीं ना नेगी। हर पट्टी, जैसे मान लो 100 पट्टी है तो 100 पट्टी में 100 आदमी रख दिए जो वहां के हेड हैं। अब वो 100 क्या कहलाएंगे? गढ़वाल में नेगी किसको बोलते हैं? जैसे मान लो ये देहरादून है और देहरादून का ये एक क्षेत्र है, इसका नाम है करणपुर। करणपुर में मान के चलो कि करणपुर में रहते हैं 1500 क्षत्रिय लोग। तो उन 1500 क्षत्रिय लोगों से नहीं राजा बात करेगा, उन 1500 क्षत्रियों का एक प्रधान होगा और उसको बोलते हैं नेगी, है ना। ये कुछ कॉमन कास्ट है, तुमने ऐसा सुना है? ये जो बड़ी बड़ी कास्टें होती है ना, तो इनका खूब उदाहरण दिया जाता है। ऐसा सुना है आपने? जैसे कोई आदमी ना बहुत हीरो बन रहा है, कहीं पर बहुत हीरो बन रहा है और उसके सामने ये कह देना कि ओ भाई चौधरी मत बन, ऐसे बोलते ना, हे भाई। कभी सुना तुमने कि किसी ने ऐसा बोला हुआ, ए भाई भट्ट मत बन? ऐसे नहीं बोलते ना। तो भट्ट तो थे ही नहीं कुछ तो। अच्छा, चौधरी बड़ी कास्ट थी ना, तो चौधरी का मतलब राजा का एक इंपॉर्टेंट पावर हुआ करता था उसके पास। और ये भी कॉमन सा नाम है नेगी। नेगी के लिए बोलते ज्यादा नेगी मत बन, है ना। तो नेगी बड़ा पद है। कुमाऊं में नेगी का मतलब है पट्टी का मुखिया, गढ़वाल में नेगी का मतलब है क्षत्रिय दल का प्रतिनिधि। और जो चीज आपको सबसे बेस्ट समझनी है वो है गांव का प्रशासन। ये समझ लो, यहां से अच्छे प्रश्न बनते हैं। चंद वंश के समय गांव का प्रशासन सबसे महत्वपूर्ण प्रशासन होगा। क्यों? क्योंकि सोमचंद ने पंचायतों की व्यवस्था चलाई थी। कैसा चलता था गांव का प्रशासन? गांव में सबसे पहले एक आदमी होता जिसको क्या बोलते हैं, लेकिन कुमाऊं में सयाना को जनरली कह दिया जाता है बूढ़ा। बूढ़ा। अब ये प्रिया बताओ जरा, तुम्हारी जो दादी है, दादी है, दादी कोई है रिश्ते में दादी? और जो दादी के कोई रिश्ते बचे हैं तुम्हारे, जैसे दादी की बुआ, दादी की चाची, उनको क्या बोलते तुम? बूढ़ा जी बोलते हैं। बूढ़ा जी, तुम भी बोलते हैं ना बूढ़ा जी। नानी का भाई हो गया, नानी को चाचा, क्या बोलना, नाना से ऊपर होता ही नहीं है। परदादा, परदादा, परनाना नहीं चलता। यहाँ सीधा फिर एक रिश्ता बन जाता है बूढ़ा। बूढ़ा जी बोलते ना। तुम्हारा कोई तो होंगे रिश्ते में। गढ़वाल का है ये परंपरा, कुमाऊं में भी है ये परंपरा कि आपके रिश्ते जहां एक्स्ट्रा बियॉन्ड चल जा रहे हैं, भाई एक लिमिट तक तो रिश्ते है ना, मम्मी, चाची, भैया, बहन, सबसे बड़े रिश्ते कौन है? दादा, दादी, नाना, नानी। अब इससे ऊपर, अब मान लो नाना की बुआ है, यार तू कहां की है? तो उसको क्या बोलते? बूढ़ी जी। और नानी का नाना, बूढ़ा। बूढ़ा ये है वो बूढ़ा। बूढ़ा मतलब सबसे बड़ा। तो ऐसे ही प्रत्येक गांव में एक आदमी को चुन लिया जाता था। उसे सयाना नहीं बोलते हैं, सयाना तो गढ़वाल में बोलते हैं, कुमाऊं में क्या बोलते हैं? बूढ़ा। सब लोग आ रहे बूढ़ा जी, बूढ़ा जी, बूढ़ा जी। तो गांव का सबसे हेड कौन है? बूढ़ा। जैसे अपने रिश्तों में, हमारे रिश्तों में सबसे बड़ा रिश्ता किसका मान लेंगे आप? बूढ़ा। बूढ़ा जी बोलते ना, बूढ़ा जी। बूढ़ा जी मतलब बुढ़ा, उसका नाम है बुढ़ा, तो उसका नाम ही बुढ़ा हो गया, तो बूढ़ा। तो प्रत्येक गांव में सबसे पहले एक सयाना होता था, और सयाना को ही क्या कह देते? बूढ़ा। फिर सयाना के नीचे होता था प्रधान। फिर मैं इनके काम लिख दूंगा एक बार। एक होता था सयाना यानी बूढ़ा। गांव का प्रशासन बढ़िया से समझना है। एक सयाना था, सयाना के नीचे एक प्रधान होता था, प्रधान के नीचे एक कोटाल होता था, कोटाल। प्रधान के नीचे का एक पद था, उसको बोलते थे कोटाल। और कोटाल के नीचे फिर एक पद होता था, उसको बोलते थे पैरी। पहरी कह दो, प्रहरी कह दो, पौरी कह दो, चल जाएगा सब कुछ। पहरी ये एक पद था। अब सुनो, गांव का प्रशासन अच्छे से पढ़ना। अगर प्रशासन से प्रश्न आते हैं तो चांस है कि यहां से ही पूछ ले। अब सुनो, हर गांव में ऐसा ही सिस्टम है ना। चंदों की बात कर रहे हैं हम, कुमाऊं की बात कर रहे हैं, तो चंदों में प्रत्येक गांव में ये 4 आदमी, 5, एक और है अभी लिखेंगे उसको, कुल मिला के 5 आदमी प्रत्येक गांव में होते थे। सबसे पहले सबसे बड़ा आदमी कौन था? सयाना या बूढ़ा। अब आपको प्रश्न आए कि चंद प्रशासन में गांव के अंदर जो सयाना या बूढ़ा होता था, इसका काम क्या था? ये कौन था?
तो बूढ़ा या सयाना का मतलब है गांव का न्यायाधीश, गांव का जज। ठीक है, प्रत्येक गांव के अंदर एक आदमी ऐसा है जो गांव का जज है। जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया और किसी की लड़ाई झगड़े के मामले का निपटारा करना है ग्राम स्तर पर, बड़ा मामला है तो राजा सुनेगा। आप समझ रहे हैं, सबसे पहले मामला आपका गांव में सयाना बूढ़ा देखेगा। इससे नहीं हुआ तो आपका मामला कहां जाएगा? नेगी के पास। नेगी से नहीं हुआ, अब आप जिसमें भी आते होंगे बक्सी या सीढ़ीदार, उनसे नहीं हुआ, राजकुमार। बहुत बड़ा मामला है तो राजा। तो सबसे पहले प्रत्येक गांव के अंदर एक व्यक्ति होता था जिसको बोलते थे सयाना। सयाना को और क्या बोलते? बूढ़ा। ये गांव का क्या होता था? न्यायाधीश। चंद वंश के समय ग्राम स्तर पर जो न्यायाधीश थे उन्हें कहते थे सयाना या बूढ़ा। इनका काम था गांव में बैठक पंचायत वगैरह करना, न्याय वगैरह करना। फिर सयाना के नीचे कौन था? प्रधान के दो काम थे। प्रधान गांव में टैक्स कलेक्ट करने का काम प्लस पुलिसिंग के काम करता था। पुलिस भी गांव का यही था। गांव में लड़ाई झगड़ा हो गया, उसको रोकना, शांति व्यवस्था बनाना वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, इसे कहते हैं प्रधान। प्रधान टैक्स कलेक्टर प्लस पुलिस भी होता था। और ये ऊपर कौन है? ये आपका सयाना, न्यायाधीश। ठीक है, चलो अब अगले पे आओ, अगले उदाहरण पे। कोटाल नहीं, उससे पहले एक चीज समझना। जैसे बाई चांस मान के चलो आपका गांव है, अपने अपने गांव के बारे में देखो। आपके गांव में बाई चांस 100 परिवार रहते हैं। हो सकता है कि सबके सब एक ही जाति के हो सकता है अलग अलग जाति के हो, कुछ भी व्यवस्था हो सकती है ना। कई गांव ऐसे हैं जो एक ही जाति के हैं, कई गांव ऐसे हैं कि जो अलग अलग जाति के। तुम्हारे गांव कैसे हैं? एक जाति वाले अलग अलग। ऐसा है कोई जिसका पूरा गांव एक ही जाति का है? वहां जैसे इनके तो पूरे गांव में एक ही जाति भाई का है, एक ही जाति के लोग भी हो सकते हैं। अब देखो अलग अलग है तो बहुत आसान है, अलग अलग वालों की तो सिंपल कहानी है। आपको मतलब सिर्फ अपनी जाति वालों से ना, मतलब का मतलब ये नहीं कि आप किसी से बात ही नहीं कर रहे, पर किसी धार्मिक क्रियाक्रम काम के लिए आपको अपनी जाति वालों से मतलब है। जो एक ही जाति वाले हैं वहां पर भी और जो अलग अलग जाति वाले हैं वहां पर भी आप बात को समझो। जैसे मान लो हमारे गांव में 100 परिवार रहते हैं, तो मेरे गांव में 100 परिवार तो नहीं रहते, परिवार पता नहीं कितने, पर जातियां रहती है 13। पूरा महाभारत है, 13 जाति के लोग रहते हैं हमारे गांव में, अलग अलग जाति के। अब इनमें से मेरी कास्ट है भट्ट। लगभग मेरे गांव में भट्ट जाति के मेरे हिसाब से लगभग 70 परिवार तो रहते होंगे भाई। 70 परिवार ऐसे जिनकी कास्ट भट्ट है। तो पूरे गांव में 13 जातियों में अगर मैं थोड़ा सा सेल्फिश होकर बात करूं तो मेरा अपनत्व किसके प्रति ज्यादा होगा? इन 70 परिवारों के प्रति। तो अब अगली बात यह है कि इन 70 परिवारों में जैसे मान लो किसी की मृत्यु हो गई तो मैं ये मान के चलूंगा ना कि यार आप हमारे अपने हो। तो जैसे किसी की मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के बाद पहाड़ों में क्या टकला होते तो छील देते उसको। तो जैसे 70 परिवारों में किसी की भी मृत्यु हुई तो क्या मेरे को छिलना होगा? हाँ कि ना? ना 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 ना, ऐसा थोड़ी है। ऐसा तो किसी डेली हो रहा तो बाल रखने नहीं पड़ेंगे, तो हर दिन हो रहा किसी ना किसी का, समझ से हो जाएगी ना। अब क्या देखेंगे हम, ये 70 परिवार तो है, तो इन 70 परिवारों में जहां पर मैं रहता हूं वहां पर रहते हैं 6 परिवार के लोग, और हम कहते हैं कि ये जो 6 है ना ये है हमारे अपने। वैसे ही 7-8 कहीं और पे तो ये है जी इनके अपने। तो हम अपने परिवार में जाकर के पूछते हैं कि हमारे अपने कौन है। अपने का मतलब कॉमन वर्ड है अपने। अपने का मतलब ये है कि मेरा था एक दादा, अब मेरे दादा लोग थे 2 भाई, तो मेरे दादा के 3 बच्चे हुए हैं और दूसरे दादा के 3 बच्चे हुए हैं, तो ये 1 2 3 1 2 3 ये 6 परिवार हो गए। तो हम कहते हैं जी हम हैं अपने जी। इससे पहले वालों की कहानी हम नहीं मतलब भाई। अब भट्ट तो पूरे होंगे पूरे गांव में, लेकिन हमारा हिसाब है इन 6 में कोई निपटा, छिलो इसको तो छिलेंगे, ये 6 है मतलब अपना। तो ये जो 6 है ना, ये 6, इन 6 लोगों के ग्रुप को एक नाम देते हैं, इसे कहते हैं थोक। इसके लिए एक शब्द यूज करते हैं थोक। तुम्हारी थोक कौन सी है? तो हम कहेंगे जी हमारी थोक तो ये है, हमारी थोक ये है, तो एक शब्द चलता है थोक। तो ऐसे ही चंद वंश में प्रत्येक गांव के अंदर कई सारी थोक रहेंगी। एक गांव में 10-10 15-15 थोक होगी। अब जैसे हमारी थोक में कितने परिवार पता चले आपको? 6 परिवार। तो जब कभी भी गांव वालों को, प्रधान को, सयाना को हमसे बात करनी होगी तो वो 6 परिवार से बात नहीं करेगा। इन 6 परिवारों का एक मुखिया चुन लिया जाता है। जैसे हमारे गांव में एक ताऊ है हमारा, तो जैसे हमारे से कोई डिस्कशन कर रहा तो हमसे थोड़ी बात करेंगे ना, डायरेक्ट उससे बात कर देंगे, हाँ भाई तुम ऐसा 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 कर दो। तो ऐसा एक व्यक्ति जो प्रत्येक थोक में चुना गया था उसको बोलते थे थोकदार। थोकदार मतलब थोक का हेड। और वो जो थोकदार है उसको एडजस्ट नहीं कर पाए हम कहीं पर, इसलिए उसको सयाना और प्रधान के बीच में रखेंगे। थोकदार एक और पद था चंदों के अंदर,
और ये पद बेसिकली था कहां पर, सयाना और प्रधान के बीच में। आप ऐसा कह सकते हैं कि चंद वंश में जो थोकदार था वो प्रधान और सयाना के बीच की कड़ी था। एक और पद था, प्रत्येक थोक का एक हेड बना दिया जाता था और उसे थोकदार कहते थे। तो चंद वंश में प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी सयाना, गांव में सयाना मतलब जो न्याय का काम करेगा। इसके अलावा कौन है, प्रधान। प्रधान क्या करेगा, या तो टैक्स लेगा और पुलिसिंग के काम देखेगा। उसके नीचे होता था कोटाल। कोटाल क्या करता, टैक्स का लेखा जोखा रखता था। टैक्स का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी, किसने कितना देना है, कौन कितना देगा, उसे कहते थे कोटाल। और कोटाल के नीचे होते थे प्रहरी। प्रहरी मतलब प्रहरी, प्रहरी मतलब चौकीदार, गांव का चौकीदार। ग्राम स्तर पर एक प्रकार का चौकीदार जो है उसे प्रहरी या प्रहरी के नाम से जाना जाता था। प्रहरी या प्रहरी के नाम से जाना जाता था। अब कुछ और पद हैं जो यहां पर नहीं आए। कहां की बात कर रहे हैं हम, चंदों की। तो चंदों में सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पद है बक्सी। अभी लिखा था हमने बक्सी, देखो बक्सी क्या होता था। अगर आपको प्रश्न आए सैनिक शासित परगनों का अध्यक्ष कौन होता था, बक्सी होता था। लेकिन बक्सी के बेसिकली दो काम और भी थे। बक्सी को, एक तो मैं लिख देता हूं, ये सेना का सेनापति होता था। चंदवंश में सेनापति को क्या बोलते हैं, बक्सी। और दूसरा, राज्य की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा अधिकारी भी बक्सी ही होता था। चंदों में राज्य की अर्थव्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी भी बक्सी ही हुआ करता था। फिर दूसरा एक कॉमन नाम है वजीर। वजीर चंदों में क्या था, तो चंद वंश के अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस प्रशासनिक व्यवस्था का अध्यक्ष या हेड वजीर कहलाता था। वजीर कौन था, तो वजीर पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है इसका हेड, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का हेड वजीर कहलाता था। ये इनकी प्रशासनिक व्यवस्था होगी कि प्रशासन इस प्रकार से बटा हुआ था। अब अगला टॉपिक आप बनाओ चंद वंश में। चंद वंश की सामाजिक व्यवस्था, समाज कैसा हुआ करता था। चंद वंश की सामाजिक व्यवस्था, चंद वंश की सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था लिख दिया था तुमने, कर दिया ना, हाँ। चंद वंश की सामाजिक व्यवस्था, तो जब चंद वंश के राजाओं का शासन था तो उस समय उन्होंने समाज के लिए कैसे नियम बनाए। सबसे पहले चंदों का समाज त्रैवर्णिक था। चंदों का समाज कैसा था, त्रैवर्णिक। इसका मतलब चंदों के साम्राज्य में कितने वर्ण के लोग रहते थे, 3 वर्ण के लोग। त्रैवर्णिक समाज में समाज का सबसे बड़ा प्रतिनिधि ब्राह्मण था, इसके नीचे क्षत्रिय और इसके नीचे शूद्र वर्ग आता था। ये थी इनकी व्यवस्था। सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद शूद्र। अब लिखने की जरूरत तो नहीं है कि ब्राह्मणों के कई सारे वर्ग बने हुए थे, पढ़ लिया आपने, लेक्चर में ही कर दिया है। सबसे पहले ब्राह्मणों को वर्गीकृत किसने किया, सोमचंद। सर्वोच्च ब्राह्मण क्या कहलाते थे, चौथानी कहलाते थे। चौथानी के बाद सोमचंद के जमाने तो छगोरिया, पंचबिड़िया और आपके खतीमन ब्राह्मण आते थे। लेकिन जब रुद्रचंद आए तो रुद्रचंद ने ब्राह्मणों का क्लासिफिकेशन अलग तरीके से किया। चौथानी, तिथानी, पितलिया और औली ब्राह्मण ऐसे बना दिए। चंदवंश के सामाजिक जीवन में दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ब्राह्मण वैसे तो वो समाज में सबसे ऊपर था, सबसे पावरफुल आदमी हुआ करता था। लेकिन चंदों के समाज में ब्राह्मणों के लिए एक जो अलग नियम है, आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि चंद वंश में ये व्यवस्था कई वर्षों तक रही जहां पर ब्राह्मण हल नहीं लगाता था। किसी और व्यक्ति को उसके घर में आकर के हल लगाना पड़ता था, तो वो हल नहीं लगाता था, हल कोई और लगाता था। उसके राज दरबार में ये व्यवस्था चलती आ रही थी। तो वहां पर जो कुलीन ब्राह्मण थे, कुलीन मतलब होता है चौथानी और तीथानी, तो चौथानी और तीथानी ब्राह्मण हल नहीं लगाते थे। हल लगाने का अधिकार उनके पास नहीं था, कोई और उनके घर में हल लगाता था। फिर आपने पढ़ा है कि हरगोविंद पंत ने ये प्रथा तोड़ दी। हरगोविंद पंत, पंत समझ रहे तुम, पंत, पंत मतलब कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मण। पंत होना ही कुमाऊं में, भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप। पंत वहां पर बहुत ठीक ठाक कास्ट है ब्राह्मणों के वर्ग में। अब जैसे पंत था वो हरगोविंद पंत तो कुलीन ब्राह्मण था, उसने खुद हल लगा दिया, तोड़ दी व्यवस्था, बोला लगाओ सबके साथ। तो पहला वर्ग बना है ब्राह्मण। ब्राह्मण के बाद कौन सा, देखो क्षत्रिय फिर से 2 वर्गों में बटे हुए थे। एक क्षत्रिय वो जो आए हैं सोमचंद के साथ मध्य भारत से, वो राजपूत कहलाते थे, वो अपने आप को राजपूत कहते हैं।
और जो यहीं के क्षत्रिय वही व्यवस्था, क्षत्रियों को खस कह देते। शूद्र वर्ग ना, गढ़वाल हो या कुमाऊं, कई भागों में हमेशा से बटा हुआ रहा। शूद्र वर्ग में भी तो फिर उच्चता और निम्नता का सिद्धांत है। शूद्रों में भी जो शूद्र राजा महाराजा के साथ आए वो सर्वोच्च हो गए, और जो शूद्र वर्ग यहीं का था वो निम्नतम हो गया। तो शूद्र वर्ग भी अलग 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 वर्गों में बटा हुआ था। तो समाज कैसा होता था? त्रैवर्णीय। दूसरा, राजा का निरंकुश शासन। यहाँ की समाज की दूसरी व्यवस्था क्या है? राजा का निरंकुश शासन। निरंकुश मतलब जिस पर अंकुश ना लगाया जा सके। तो यहाँ के समाज में हमें एक दूसरी बात ये भी तो देखने को मिली। आपने पढ़ी है कहानी, राजा कल्याण चंद ने फड़त्यालों को मार दिया जी सबको। अबे मजाक चल रहा क्या? प्रजा क्या कर रही थी? कुछ कर ही नहीं सकती थी। आपने गढ़वाल में और कुमाऊं को कंपेयर करो। गढ़वाल का एक राजा था पृथ्वीपति शाह, उसने सुलेमान सिको को शरण दी तो लोगों ने विद्रोह किया, हाँ कि ना? हाँ जी। उसने जब अपने बेटे मेदिनी शाह को भगाया तो लोगों ने राजा को ही हटा दिया। ये होता है एक ऐसा शासन जिसमें प्रजा विद्रोह कर सकती है। चंदों में आपने कितनी कहानियां पढ़ी है, राजा के खाने में जहर डाल के, अबे मजाक चल रहा क्या? जहर मिला दिया। और आपने पढ़ा मानिक गैड़ा ने सभी चंदों को मार दिया था जो कल्याण चंद मिस्त्री को लाई, सबको मार, मतलब तो आप समझो यहाँ पर निरंकुशता है। राजा कुछ भी कर सकता है। राजा कल्याण चंद ने सभी फड़त्यालों का विद्रोह कर दिया, तो शासन कैसा था? निरंकुश था। समाज में पितृसत्तात्मकता थी। चंदों का समाज पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर चलता था। स्त्रियों के पास अधिकार कम और पुरुषों के पास अधिकार जो है वो अधिक होते थे। तो इनके सामाजिक जीवन में त्रैवर्णिक समाज, निरंकुश शासन और पितृसत्तात्मकता हमको मिल जाती है। कुछ अन्य बातें हैं जैसे इनकी आर्थिक व्यवस्था, जैसे इनकी न्यायिक व्यवस्था, और कुछ पॉइंट रहेंगे उनको कल वाली क्लास में करते हैं। आज आप इतना इसको किसका थोकदार, मतलब थोकदार है, थोक का हेड। इसका काम क्या होगा? मतलब आपकी फैमिली में डिसीजन लेने वाला ना, कैसे कैसे हो जाएगा थोक? एक थोक में कुछ परिवार आते हैं। ये इनके यहाँ क्या बोलते होंगे? तुम्हारे यहाँ खोला बोलते हैं? खोला खोला बोलते हैं। तुम्हारा जैसे गांव है ना, ये आपका गांव है, आपके गांव में अलग अलग मोहल्ले टाइप बने हैं ना, कुछ लोग यहाँ रहते हैं, कुछ लोग यहाँ रहते हैं। नाम है इन जगह के कि पूरे गांव का नाम ही एक ही है? नहीं ना। मल्या खोला, तल्या खोला, बिल्या खोला, पल्या खोला, ऐसे है। और जहां तुम्हारा घर है तो तुम्हारे घर के बगल में किसका घर? गांव में आपके घर के बगल में जिसका घर है, क्या वो तुम्हारा क्लोज रिलेटिव है कि दूर का है? अच्छा, गांव ही नहीं जा रखे। कौन है? क्लोज रहते कि दूर वाले रहते हैं? जाना है, अब आप जाना तो तुम्हारे ठीक बगल में किसका घर है? क्लोज मतलब तुम्हारा बॉर्डर जी वहां रहता है, चाचा बॉर्डर, ये तुम एक जगह पे रहते हैं ना, आपके परिवार वाले एक ही जगह पे तो है। फिर आपका परिवार का एक दायरा खत्म हो रहा है, फिर वहां दूसरा परिवार शुरू हो रहा है। तो सर ये हमारी एक थोक है, ये हमारी एक थोक है। एक थोक मतलब एक परिवार है, और इस एक पूरे परिवार का एक हमने मुखिया बना दिया। या राजा आया, उसने इस एक परिवार का एक मुखिया बना दिया। तो वो हर एक इंडिविजुअल आदमी को जाकर के नहीं कहेगा, प्रत्येक परिवार को जाकर के नहीं कहेंगे ये ऐसा करो ऐसा करो। उसने हमारे थोकदार को कह दिया और हमारे थोकदार ने वो नियम हमारे यहाँ पर लागू कर दिया, है ना। तो थोकदार बेसिकली एक थोक का हेड है। और एक थोक का मतलब जैसे गांव है तो उस गांव में अलग 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 जो क्षेत्र बनाए गए उसको थोक कहते हैं। ठीक है, चलो फिर बाकी कल करते हैं।